तरीके का सेंटीमेंट, इतना सेंटीमेंट खराब हमने 2020 के बाद पहली बार देखा है मार्केट में, ऑलमोस्ट 6 साल बाद। आपका क्या भी होगा इस समय मार्केट में, क्या अप्रोच होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 6 साल में कोविड के बाद जो बाजार में हमने सेल ऑफ का सेंटीमेंट देखा है, प्रॉब्लम इतना एक्सट्रीम 5-6 साल के बाद हम देख रहे हैं। थोड़ा सा हमें माहौल को समझना होगा अनुज। दुनिया में वर्ल्ड इज इन मिडस्ट ऑफ अ वॉर, और एक ये जो ऑयल प्राइस बढ़े हैं इस वॉर के चलते, ये एक इंडिया के लिए परफेक्ट इकोनॉमिक शॉक है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंडिया वी इंपोर्ट 90% ऑफ एनर्जी, एंड ऑयल प्राइसेस आप देखें तो जो लो पे $65 थे, फिलहाल $120 या $115 के आसपास चल रहे हैं। हालांकि ये एलिवेटेड है, जैसे भी ये वॉर समाप्त होगा ऑयल प्राइस वापस रिट्रेस करेंगे। पर ये अब क्योंकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिडिल ईस्ट में एक रियल डैमेज हुआ है, तो ये हमें मान के चलना होगा कि अगर वॉर खत्म भी हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस शायद अब वापस $80 के आसपास रहेंगे, ऐसा मानना है ऑयल विशेषज्ञों का। तो ये इंडिया के लिए इकोनॉमिक शॉक है और मार्केट उसी चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है दो चीज। एक, इसका इम्पैक्ट जरूर, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे है और इंडिया पे थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज हम लोग 90% हमारी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। और आज मार्केट, आई थिंक आज या पिछले 10 दिनों से मार्केट उसी फेयर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर एट द सेम टाइम ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है। तो इसका इम्पैक्ट है, पर वी कैन डील विद दिस। दिस इज अ क्राइसिस probably now that we are in the 4th week of the war. This is the longest oil crisis that the world has seen after 1973. Even the 1973 oil crisis lasted only for 3 weeks. So now that we are in the 4th week, this has become even longer than that. Having said that, all I'm trying to say is we can deal with this. In the short term, there is an impact. It's difficult to fathom or figure out the exact impact of this because situations are changing on an everyday basis. अच्छा पंकज जी, पर एक बात यह है, पहले तो नमस्कार, मेरी तरफ से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हम हमेशा एक मल्टी एसेट अप्रोच की बात करते हैं, आई मीन इक्विटी, देन वी हैव डेट, कमोडिटीज, है ना। इस बार तो ऐसा हो रहा है, मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। आई मीन लुक एट सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी। आप बॉन्ड यील्ड्स को देखिए कहाँ पे जा रही हैं, क्या स्विंग मिल रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में। आपको क्या लगता है? आई मीन अब आप जस्ट टेम्पोररी इंस्टेंस ऑफ सिल्वर, मान लीजिए जनवरी में आपने एक किसी भी माध्यम से, चाहे वो ईटीएफ के जरिए सिल्वर लिया हो, आपने सिल्वर एक्यूमुलेट किया 4 लाख तक, आज उसका प्राइस है 2 लाख। कैसे डील करें इस सिचुएशन को? अपने एसेट क्लास को कैसे, जो एलोकेशन है उसको कैसे डील करना चाहिए इस वक्त? हाँ वीरेंद्र जी, जो आप जो बोल रहे हैं सही है। अक्रॉस एसेट क्लासेस सेल ऑफ है, ये किसको हम हमारी भाषा में ग्लोबल कैपिचुलेशन बोलते हैं, कि ऐसी कोई एसेट क्लास बची नहीं है जो इससे इंपैक्टेड नहीं है, बिकॉज ये इवेंट इतना बड़ा हो गया है कि इसका पूरी दुनिया पे असर आएगा। एंड आई थिंक वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अक्रॉस एसेट क्लासेस, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ा सा स्पाइक आया है या यील्ड्स ऊपर गई हैं। तो ये दिख रहा है दुनिया में, हर तरह के फाइनेंशियल मार्केट में चारों तरफ दिख रहा है। जहां तक गोल्ड और सिल्वर की बात है, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट हमें ये भी समझना होगा कि वो इसी तेजी से ऊपर भी गए थे लास्ट 2-3 महीनों में। अगर आप कैलेंडर ईयर 25 देखेंगे तो गोल्ड वाज अप समथिंग लाइक आई थिंक 60%, जो गोल्ड की हिस्ट्री में आफ्टर 1970s मतलब किसी एक साल का हाईएस्ट रिटर्न था। तो ये मुझे लगता है मतलब वो प्राइसेस अपसाइड में भी गोल्ड और सिल्वर और काफी कमोडिटीज ने एक्सेसेस किए हैं, तो ये उस एक्सेसेस की अनवाइंडिंग है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये बोलना चाहूंगा आपके इन्वेस्टर्स को, जहां तक इक्विटी का सवाल है, कि अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें लास्ट 10 साल, लास्ट 25 साल में, 50 साल में इस तरह की क्राइसिस हुई है दुनिया में, और क्राइसिस आती हैं चली जाती हैं। इंडिया एक फंडामेंटली स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। स्क्रीन देख के पैनिक होना ऑब्वियस है, बिकॉज स्टॉक प्राइस आर डाउन, फॉलिंग बाय 5-10% ऑन अ डेली बेसिस, आर डाउन 20-30% इन लास्ट 1 मंथ। बट अगर आप मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी स्टेबल है। इसका हायर ऑयल प्राइस का इंडियन इकोनॉमी में इंपैक्ट होगा, बट जो कि मैं कहना चाह रहा हूं कि वी कैन डील विद इट। एंड और ये क्राइसिस, इस तरह की जो क्राइसिस आती हैं, इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं।
जहाँ की हमने शुरू किया था ये डिस्कशन, जो बोल रहे थे कि कोविड के बाद पिछले 5-6 सालों की सबसे बड़ी क्राइसिस है, तो हमें ये भी समझना होगा कि जिन लोगों ने कोविड क्राइसिस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उनके रिटर्न्स काफी शानदार रहे थे उसके बाद आने वाले 4-5 साल। तो मेरा ये कहना है कि ये उसी तरह की क्राइसिस है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुई है, और इस समय जो स्टॉक मार्केट में कंपनी में अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, he will make very healthy returns or very nice returns over the next 3 to 5 years. So जो हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कहते हैं कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू गुड कंपनीज, मुझे लगता है एक वैसा ही माहौल या बाजार में एक आया है, या उसको हम क्राइसिस भी बोल सकते हैं, पर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसको हमेशा अपॉर्चुनिटी कहता हूँ। पंकज जी, इस समय मार्केट की सबसे ज्यादा कमर तोड़ी है HDFC बैंक और ICICI बैंक ने। सबसे ज्यादा FI की सेलिंग भी यही होती है, लेकिन दोनों 52 वीक लो पर, और दोनों ने कुछ ना कुछ निराशाजनक चीजें करी हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, खासतौर से HDFC बैंक ने, वरना इस तरीके से स्टॉक नहीं गिरता 3 महीने में 25%, जिस तरीके से ये गिरा है। यहां पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? तो आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं अनुज। जब कभी भी एक मैक्रो इकोनॉमिक शॉक होता है अगर किसी इकोनॉमी में, तो उसका सबसे पहले इंपैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर पे देखा जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक गिरते हैं बिकॉज ये मानना रहता है कि उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक का इंपैक्ट सीधा फाइनेंशियल सेक्टर पर आता है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है एक इकोनॉमी का हार्ट होता है, उसके ऊपर ही, फाइनेंस के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी चलती है, और वही हमको एक देखने मिला है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, जिस तरह से बैंक्स काफी डाउन है। HDFC बैंक में स्पेसिफिक इवेंट हो गया है जहां पे वी हैव सीन अनटाइमली एंड अनएक्सपेक्टेड एग्जिट ऑफ द चेयरमैन, और उसकी वजह से मार्केट काफी मतलब उस चीज को लेकर कंसर्न हुए हैं, और वो बिकॉज इसमें FIs की ओनरशिप ज्यादा है तो वो दिख रहा है। मेरा ये मानना है फर्मली कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर एंड लीडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग HDFC एंड ICICI बैंक आर वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें लगता है इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स और इन बैंक्स के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं कि वी कैन डील विद इट, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस शॉक की वजह से कोई बैंक्स के NPAs बढ़ेंगे। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिए से देखूं, 2 साल 3 साल 5 साल के एंगल से नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू दीज बैंक्स। मैं और ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि वी एज इन्वेस्टर्स, वी एज फंड मैनेजर्स, वी हैव पोजीशंस इन दिस बोथ दिस कंपनीज। ओके, अच्छा पंकज जी, एक प्रश्न पूछूं यहाँ पे। पिछले थोड़ी स्थिरता IT में आई है, और इतने बड़े डैमेज के बाद एक ऐसी स्पेस में स्थिरता आ रही है, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? स्पेशली आई मीन कुछ इंस्टेंसेस में, आई मीन लुक एट हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट ने जो कहा, हालांकि वो कंपनी स्पेसिफिक इशू था, देन एसेंचर के नंबर्स और उनकी गाइडेंस में हल्का सा अगर आप देखें स्लाइट अपवर्ड ट्रिमिंग जो उन्होंने की, आपकी कुछ सकारात्मक सोच है, या फिर आप अभी क्वार्टरली नंबर्स का इंतजार करेंगे, या फिर आप IT हेड्स और जब CEOs के स्टेटमेंट्स आएंगे, गाइडेंस आएंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे IT पर? वीरेंद्र जी, मेरा IT सेक्टर को लेकर पॉजिटिव रुझान है। मुझे लगता है पीछे में जो सेलिंग भी हुई थी वो थोड़ी सी ओवरडन थी, और फिलहाल हम देख रहे हैं IT सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। जो सेक्टर खड़ा है, वन ऑफ द फ्यू सेक्टर जो खड़ा है, वो इसलिए भी खड़ा है कि IT सेक्टर पे जो हायर ऑयल प्राइस का जो फियर है, तो ऑयल प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं है, बिकॉज ये सर्विसेज बिजनेस है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑयल प्राइस का इंपैक्ट होगा, एंड IT बेनिफिशियरी भी है करेंसी डिप्रिसिएशन का, बिकॉज इन सब कंपनियों के 80 to 90% रेवेन्यूज जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं। तो जब इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होता है तो सेक्टर को फायदा होता है। तो क्लियरली एक ऑयल का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, और करेंसी डिप्रिसिएशन का सेक्टर को फायदा होगा। तो और सेक्टर, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते पहले सेक्टर में काफी करेक्शन आया था, मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। इनफैक्ट IT सेक्टर के वैल्यूएशंस अब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाले लेवल पे पहुंच गए हैं बहुत सारी कंपनियों के, जहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स में 4 से 5% फ्री कैश फ्लो यील्ड है इन कंपनियों में, और 4% डिविडेंड यील्ड भी है काफी कुछ कंपनियों में। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन कंपनियों से ग्रोथ इंप्रूव होगी। तो मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जहां पे इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, आखिरी सवाल, कोई और स्पेसिफिक जहां पर आप इस समय आपको लग रहा है कि रेट्स प्राइस काफी अट्रैक्टिव हुए हैं? IT बैंक्स की हमने बात कर ली, इसके अलावा कोई और थीम जहां पर आप सेलेक्टिवली पैसा लगाएंगे? ऑटोज मुझे लगता है अनुज, ऑटोज में काफी करेक्शन हुआ है, और ऑटोज का डायरेक्ट इंपैक्ट भी है, हायर फ्यूल प्राइसेस की वजह से ऑटो सेक्टर पे इंपैक्ट आएगा। बट गिवन इंडिया की जो मीडियम टर्म ग्रोथ स्टोरी है,
मुझे लगता है ऑटोज में मुझे लगता है कि यहाँ से जो वैल्यूएशंस हैं या जो प्राइसेस हैं, यहाँ से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके नेक्स्ट 2 से 3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. सो माय अंडरलाइंग मैसेज इज कि आई नो मार्केट्स डाउन है, क्राइसिस है, फियर है, जो घट गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है ये वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज है. इस तरह की अपॉर्चुनिटी इंडिया में एवरी 5-6 ईयर में एक ही बार आती है. कोविड में क्राइसिस हुई थी, इस समय हमें अपॉर्चुनिटी मिली. उसके बाद नेक्स्ट 5 साल तक बुल मार्केट चला, वापस चांस नहीं मिला क्राइसिस में बाय करने का, अट्रैक्टिव प्राइस पे बाय करने का. तो मेरा ही मानना है कि ये वैसी ही एक अपॉर्चुनिटी है. सो इस समय मतलब हमें अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, डरना नहीं है. नेक्स्ट 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन क्या होगा ये मत देखिए. नेक्स्ट 3 साल का, 5 साल का व्यू लीजिए, इंडिया पे फेथ रखिए. दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू इंडियन इक्विटीज. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टरों से बातचीत की.